जय हिंद। मैं हूं अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द आबिर खान शो। आज हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के मुंबई प्रदेश के महासचिव संजय उपाध्याय जी हैं, जो कि राजनीति में एक अलग ही छाप छोड़ते हैं, जिनको छोटा चाणक्य भी बुलाया जाता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और राजनीति आप करते हैं महाराष्ट्र में, जबकि उत्तर प्रदेश को राजनीति का गढ़ कहा जाता है, तो ऐसा क्यों? मेरा मूल उत्तर प्रदेश से है। मेरे दादाजी 1946 में मुंबई में आए। हम लोग यहीं पले बड़े और यहीं की मिट्टी में रहे। हम लोग ओरिजिनल मुंबई कर अपने आप को समझते हैं और इसके लिए यहीं की राजनीति करते हैं। आप उत्तर भारतीयों का एक बड़ा चेहरा माना जाते हैं महाराष्ट्र के अंदर। पिछली सरकार में आप मिनिस्टर थे, सरकार आपकी बन चुकी है, क्योंकि किसी भी प्रदेश में जहां आपकी सरकार नहीं है, कैसे सरकार बनानी है वो आपकी पार्टी बखूबी जानती है। यहाँ भी आपकी सरकार है। आज शिवसेना के शिंदे साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जो आपकी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, अब वो उप मुख्यमंत्री हैं। तो आपको मंत्रिमंडल में कब लिया जाएगा? मैं ऐसी कोई सोच लेके इस पार्टी में आया। मेरा सपना कार्यकर्ता करके इस पार्टी का काम करना ये था, और काम करते करते कब मैं मुंबई का यूथ का अध्यक्ष बना, कब मुंबई बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बना, कब प्रदेश में सचिव बना, कब राज्य में मंत्री बना। काम के आधार पर इस पार्टी ने मुझको पहचाना, और जब काम के आधार पर पहचान से स्थान मिल रहा हो तो फिर अपने बारे में सोचने के लिए और मुझे कुछ मिले यह सोचने की गुस्ताखी करके अगर मैं काम करूंगा तो मुझको लगता है मेरी मंजिल तक नहीं पहुंचूंगा। इस पार्टी में योग्य काम करने वालों को योग्य स्थान मिलने की व्यवस्था है, इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन विपक्ष तो बार बार ये कहता है कि बीजेपी तोड़ जोड़ की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है, देश के हालात बर्बादी की तरफ हैं, देश में गृह युद्ध होने वाला है। पुराने जमाने में लोग तलवारों से एक दूसरे को जीतते थे। अपने पास लोगों लाने के अलग अलग तरीके थे। हम लोकतंत्र पे रह रहे हैं। लोकतंत्र में किसी को अपने से प्रभावित करके अपने पास लाना, अपने विचारधारा को बढ़ाना, इसका जो भी माध्यम है उसका प्रयोग करना, और उसके कारण ही हमारी लोकप्रियता बढ़ी है। ये जो कुछ बातें आप बोल रहे हैं ये अंश मात्र होगा, लेकिन उसके पीछे बूथ मैनेजमेंट से लेके बाकी चीजें जो हम कर रहे हैं वो लोगों को दिखाई नहीं देती। हम 2024 की तैयारी पिछले 2 महीने पहले से करना शुरू कर चुके हैं। हम उन 144 सीटों पर काम कर रहे हैं जहां हम जीतते नहीं हैं। तो जो पार्टी का कार्यकर्ता वो मुश्किल सपना लेकर आगे चल रहा है, क्या कमल हसन को कोई ये पार्टी कार्यकर्ता हरा देगी, ये आपने सोचा था? लेकिन वो जो ताकत है वो हमारे छोटे कार्यकर्ता की है, जो लोगों के बीच में जाता है, संपर्क बनाता है, और उस आधार पर पार्टी बनती है। पार्टी की ताकत है, पार्टी की जान है, पार्टी उस आधार पर बढ़ती है। और पार्टी का जब ये आधार बन गया है तब कई सारे लोग अपने वर्तमान पार्टी में अपना भविष्य देने के कारण इस तरफ आकर्षित हुए हैं। ये हमारे विचारों की जीत है। राजस्थान में हाल फिलहाल में चुनाव है। जिस तरह का माहौल आज राजस्थान में पैदा हो गया है, आए दिन जो टीवी पर आपको देखने में मिलता है, न्यूज में चल रहा है, क्या लगता है कि वहां पर आप बीजेपी वापसी कर रही है? जो राजस्थान में माहौल है तो बड़ा स्पष्ट है, और केवल राजस्थान में नहीं, पूरे देश का जो माहौल है, जिस प्रकार की चुनौतियों का सामना हमने पिछले 2-2.5 साल में किया, जिस प्रकार का कोरोना संकट आया, जिसकी बीमारी का इलाज क्या होगा ये भी किसी को पता नहीं था, और इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बुद्धिमत्ता से संयम का प्रयोग करके अपने देश के लोगों में विश्वास करके, अपने देश के वैज्ञानिक डॉक्टरों पर विश्वास करके, गरीब कल्याण की बात करके इस देश को संभाला है। आज यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है, अगल बगल के राष्ट्रों की हम परिस्थिति देख रहे हैं, और उसके बीच में आर्थिक स्तर पर भारत कहाँ खड़ा है, जब इसका हम एनालिसिस करते हैं तो निश्चित ही
भारत सही हाथों में है, इसका हमें विश्वास भी होता है और गर्व भी होता है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और प्रधानमंत्री के रूप में इतना सशक्त नेतृत्व मिलने के कारण अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ और मुझको लगता है कि मैं इस पार्टी के लिए जो भी करूँ वो कम है। आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र में आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री होने चाहिए थे? हमारे ही मुख्यमंत्री हैं, हमने ही बनाया। मतलब आप ये मानते हैं कि आपने उनको उस गद्दी पे बिठाया है, वो नहीं बैठने वाले थे? देखिए, वो बैठने वाले थे कि नहीं थे, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के विचारों की सरकार। हम चुनाव के पहले गठबंधन के साथ लोगों के बीच में गए थे, युति के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सामने रखकर बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों को आगे लेकर हम लोगों के सामने गए थे। 5 साल में देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री के नाते महाराष्ट्र के जनता के लिए जो गरीब कल्याण के काम किए थे, उस काम को लेकर, विकास को लेकर हम लोगों के बीच में गए थे और लोगों ने हमें जबरदस्त समर्थन दिया था, महाजनादेश दिया था। लेकिन उसके बाद उस जनादेश के साथ विश्वासघात करके जिस प्रकार धोखे से ये महा विकास की सरकार बनी, वो बनते समय ये स्पष्ट था कि ये अंतर्विरोध से सरकार गिर जाएगी और अंतर्विरोध आपके सामने आ चुका है। इस प्रकार से शिवसेना में बगावत होगी, ये शायद मुंबई में कोई भी सोच नहीं सकता था। ये इस प्रकार की बगावत क्यों हुई, ये इसने हम सबको सोचने पर मजबूर किया। और फिर तब ये बात याद आती है जब सरकार के बनते समय हमने कहा था कि ये सरकार को गिराने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, ये सरकार अपने अंतर्विरोध से ही गिर जाएगी। हुआ ऐसे ही, और आज एक नई सरकार जिसे महाराष्ट्र की जनता ने चुना था, आज लोगों के सामने है। लेकिन विपक्ष कहता है कि ये डर की सरकार है, डर के कारण वो आपके साथ में जुड़े हुए हैं। आपके साथ या तो कोई अगर आपके साथ रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो आपकी जो ईडी की डोर है वो आपकी पार्टी के हाथ में है, केंद्र से। आप उसी के यहाँ पे फंदा डाल देते हैं। अभी शिवसेना के एक सांसद हैं, उन्हें आपने अरेस्ट करा दिया है। विपक्ष तो ये भी बोलता है। विपक्ष को अपनी बात को बोलने का पूरा अधिकार है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चिदंबरम जी, ये सब लोग अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जिस सांसद की आपने बात की, उस सांसद का जो कर्म है, जिस मूल मराठी लोगों के घर के साथ उन्होंने धोखा किया, उसका नतीजा आज नहीं तो कल आना ही था। ये निश्चित ही आज आ गया है। जिस प्रकार से एक महिला को उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया, जिसकी भद्दगी से उन्होंने उसके बारे में बात की, फिर वो कंगना रनावत हो, अर्णव गोस्वामी हो या देवेंद्र फडणवीस हो, उनकी पत्नी हो, जिस भाषा का प्रयोग उन महाशय के द्वारा किया जा रहा था, उनके पार्टी के लोगों को भी लग रहा था कि इनके कारण ही ये सारी मुसीबत आ रही है। और उनके पार्टी के भी लगभग सभी लोगों ने उस दिन जल्लोश ही मनाया। तो राउत साहब का जो हश्र है, उनकी बदजुबानी कारण, अति बोलने के कारण हुआ है, और जो वो भोग रहे हैं उनके कर्मों का फल भोग रहे हैं। नगर सेवक के चुनाव महानगर पालिका के बहुत ही नजदीक है, तो क्या बीजेपी महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव गठबंधन के साथ लड़ेगी? बिल्कुल लड़ेगी। किसके साथ? शिवसेना के, मनसे के? शिवसेना के साथ लड़ेगी, एकनाथ शिंदे जी के साथ लड़ेगी। इसके बारे में किसी के मन में कोई शंका? मेयर किसका होगा, बीजेपी या शिवसेना? मेयर हमारा होगा। बीजेपी का, यानी कि पिछले मुख्यमंत्री करीब 27 साल से आसपास से शिवसेना का कब्जा है मेयर की सीट पे। तो इस बार ये बदलने वाला है। इस बार मेयर जो होगा वो बीजेपी का होगा, गठबंधन होने के बावजूद भी। पिछले महानगर पालिका में भी हमारे और शिवसेना के बीच में 3 सीटों का फर्क था जी, और उसके बावजूद भी हमने महापौर का पद और महानगर पालिका के सारे पद शिवसेना के पास दिए। और हम, मतलब आप ये कहना चाहते हैं, आपने हमेशा कोशिश की एक बड़े भाई के नाते शिवसेना को छोटा भाई माना कि आप नहीं, आप ही आगे रहिए, आप ही आगे रहिए, और उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया, ये कहना चाहते हैं आप? ये बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। वरना आज जो अरविंद सावंत हैं, क्या बिना मोदी के फोटो के वो उस जगह से जीत सकते थे? नहीं जीत सकते थे।
ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत थी, नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का विश्वास था। उनके नाम पर, उनके काम पर, उनकी तस्वीर को आगे रखकर इन लोगों ने जीत प्राप्त की और फिर उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया। उन्हें पता था कि ये ज़्यादा समय चलेगा नहीं और बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर भी इस बात को रखते आए हैं, मनाने की कोशिश करते आए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारी बात को नहीं सुनी जा रही और ऐसा हो जाएगा कि राष्ट्रवादी और कांग्रेस के प्रभाव में हमारे विचारों की ही तिलांजलि दी जाएगी, तब ये बड़ा स्टेप उठाने का हम लोगों ने किया ताकि बाला साहब ठाकरे, आनंद दिघे जी के विचार जीवित रहें और उस विचार को लेकर सरकार आगे बढ़े। यानी कि जिस हिंदुत्व की आग स्वर्गीय बाला साहब ने जगाई थी, उसको कहीं ना कहीं शिवसेना भूल चुकी थी, उनके बताए रास्ते पर वो नहीं चल रही थी, इसलिए ये सब बिखराव हुआ। पिछले 2.5 साल से जो कुछ हो रहा था वो एक एक घटना यही बता रही थी कि शिवसेना अपने रास्ते से भटक चुकी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बाला साहेब ठाकरे के विचारों से हट चुके थे, इसके कारण यह आश्रम हुआ। अगर फ्यूचर में ये होता है, भविष्य में ये होता है कि दोबारा से उद्धव ठाकरे जी आपके साथ जुड़ जाते हैं, शिवसेना से माफी मांग लेते हैं, तो क्या बीजेपी फिर से उनके साथ में गठबंधन कर लेगी? क्योंकि ठाकरे परिवार जो है देश का एक बहुत पावरफुल परिवार है। इस बारे में निर्णय और भाष्य करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। मेरे वरिष्ठ जन जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तब उस पर योग्य निर्णय लेंगे। रहा परिवारवाद का, तो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ रही है और परिवारवाद की राजनीति का खात्मा हो, इस विचार के लिए हम सब काम कर रहे हैं। आपने कहा था कि 2024 की तैयारी आपने 2 महीने पहले से आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दी है। 2 साल पूर्व से ही 2 साल पूर्व से ही। तो इसका मतलब यह है कि 2024 में विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप वर्क ही उन पे कर रहे हैं जहां पर आपकी सीटें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सशक्त प्रतिपक्ष हो, इसका आग्रही रहा है, लेकिन फिर विपक्ष को, प्रतिपक्ष को भी अपनी भूमिका क्या होगी उसके बारे में आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। अगर वो उसमें कम पड़ते हैं तो जो स्पेस होगा वो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का होगा। और अभी जो सर्वे आ रहे हैं, इतनी विपरीत परिस्थितियों में उसके बावजूद भी स्पष्ट बहुमत देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को दे रही है, उसके पीछे केवल एक कारण है कि लोग कुछ भी कहें, मीडिया कुछ भी कहे, इस देश का सामान्य जन यह देखता है कि इस देश का प्रधानमंत्री सामान्य जन के लिए दिन रात खटता है, वह लोगों के सामने काम करता हुआ दिखता है, वो चुनौती को स्वीकार करता हुआ दिखता है, वो चुनौती में अवसर ढूंढते हुए दिखता है, वो विकास की बात करते हुए दिखता है, वो दुनिया के सामने एक बुलंद भारत की तस्वीर पेश करते हुए दिखता है, वो भारत की संस्कृति, भारत की विचारधारा को लोगों के सामने मजबूती से रखने की ताकत रखता है। और उसके लोगों का विश्वास, बहुत साल के बाद इस देश में ऐसा कोई नेता हुआ है जो इस देश की जनता के हर वर्ग के साथ अपना सीधा कनेक्ट रखता है और उसके लिए बाकी सारे लोग बौने हो जाते हैं। प्रधानमंत्री के इसी विकास की, गरीब कल्याण की नीति के कारण भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी बनी है और ऐसे अनेक राज्य, ऐसे अनेक क्षेत्र जहां पर हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी सरकार बनेगी, वहां के लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया और हम वहां पर बड़ी संख्या में 2/3 से अधिक सीटें जीतकर त्रिपुरा जैसे राज्य में, जहां हमारा एक एमएलए भी नहीं था, हम सरकार बना पाए। तो ये इस देश के आम जन का मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, प्रेम है, उसके कारण ही संभव है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जब आपकी सरकार थी तो आपकी सरकार ने फैसला लिया आरे के जंगल को काटने का, आपकी सरकार चली गई, सरकार उद्धव जी बना लेते हैं, महागाड़ी सरकार आ जाती है तो वो आपके उस फैसले को बदल देती है। आज फिर आपकी सरकार आ जाती है, आपने फिर उद्धव जी के फैसले को बदल दिया। तो इस सब राजनीति जो होती है, इसमें नुकसान किसका होता है? पिसता कौन है? इसमें कहीं ना कहीं गरीबी
या जनता जो है प्रदेश की, असर तो उसमें पड़ रहा है। कबीर भाई, इस पे निश्चित ही जनता पिसती है और नुकसान हम सबका होता है, क्योंकि आपके स्टूडियो में आने के लिए मैं जिस ट्रैफिक से होता आया उसका एक कारण मेट्रो का काम समय पर पूरा न होना भी है। अगर आरे की बात करते हैं तो उस आरे पे कितनी बड़ी जगह एक बिल्डर को दे दी गई और बहुत ही अनियंत्रित तरीके से वहां पर विकास हुआ। क्या तब वहां पर पेड़ नहीं थे? और इस मेट्रो के बनने के कारण आम मुंबईकर का जो समय बचने वाला है, उससे जो पर्यावरण को दूषित करने वाला जो कार्बन हमारी गाड़ियों से निकल रहा है, उसकी जो बचत होने वाली है, तो वो बहुत सही अर्थों में मुंबई के पर्यावरण को अच्छा रखने में भी मददगार साबित होगी। इस प्रोजेक्ट को डिले करके हम मुंबई के साथ साथ आम लोगों को भी तकलीफ में डाल रहे हैं। आप दहीसर से मुंबई आने का प्रयास करिए सुबह के समय, या शाम के समय चर्चगेट से भाईंदर जाने का प्रयास करें, या ठाणे जाने का प्रयास करें, या नई मुंबई की ओर जाएं। ये हम सब जो समस्या झेल रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि ये सरकार ने समय रहते मेट्रो को जिस समय पूरा करना चाहिए था उसमें कोताही बरती। मुझको लगता है विकास के काम में किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए और विकास के काम राजनीति से परे होनी चाहिए। और मुंबई को मेट्रो की आवश्यकता है, मुंबई को बुलेट ट्रेन की आवश्यकता है, मुंबई को अच्छे एयरपोर्ट की आवश्यकता है, मुंबई को दूसरे एयरपोर्ट की आवश्यकता है, मुंबई को कोस्टल रोड की आवश्यकता है, मुंबई को गड्ढे मुक्त रस्तों की आवश्यकता है, मुंबई के सभी ट्रेन एसी हो इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है, मुंबई के सभी स्टेशनों पर एस्केलेटर लगे इसकी आवश्यकता है, मुंबई के सामान्य जन को जिन जिन चीजों से सुविधा मिलती है उसका आवागमन सहज होता है, उसके जीवन स्तर में सुधार होता है, उस हर काम को समय पर पूरा करना निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सोच भी है और उस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। तो जब आपकी सरकार थी पूर्व में 5 साल, ये काम तो तब भी सोचे जा सकते थे। जिस रफ्तार के साथ मुंबई में मेट्रो का विस्तार हुआ, 325 किलोमीटर के आसपास मेट्रो का जाल बुना गया और जितनी तेजी से इसका काम हुआ, आप जानते होंगे किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के पहले बहुत सारी उसकी परमिशंस लेनी होती है। शुरुआत के 2 वर्षों में वो सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद केवल एक व्यक्ति को काम न देते हुए, एक इंस्टीट्यूट को काम न देते हुए फेज वाइज ये काम सबको देते गया। इसके कारण मुंबई में मेट्रो की रफ्तार लोगों को दिख रही थी, इसके कारण वो ट्रैफिक में जूझ रहा था लेकिन वो शिकायत नहीं कर रहा था। लेकिन पिछले 2.5 साल में अवसर था, कोरोना कारण ट्रैफिक नहीं थी, हम चाहते तो इस प्रोजेक्ट को और गति दे सकते थे, लेकिन गति देने के बदले हमने इसमें बाधा डालने का काम किया और इसके कारण भी लोगों में आक्रोश है। जब हम लोकल ट्रेन में इस प्रकार की भीड़ देखते हैं तो उस सामान्य जन को भी सहजता से अपने काम पर जाने का अधिकार है और इसके लिए मेट्रो का जल्दी बनना ये हर मुंबईकर की मांग है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के आप सिपाही हैं और महाराष्ट्र प्रदेश में आप पूर्व मंत्री रहे हैं, मौजूदा महासचिव हैं मुंबई में। तो जनता ये समझे कि अब बीजेपी असली शिवसेना के साथ सरकार बना चुकी है और जितनी भी उनकी समस्याएं हैं वो जल्द खत्म होने वाली हैं। ये विश्वास लोगों को है, ये गारंटी है। बिल्कुल है। इस सरकार बनने के बाद जो फैसले लिए गए वो फैसले अपने आप में इस बात का संकेत देते हैं कि निश्चित ही ये सरकार किसानों की, मजदूरों की, सामान्य जन की, आम मुंबईकर की, महाराष्ट्र के एक एक लोगों की सरकार है। मराठवाड़ा के लोगों को पानी पहुंचना चाहिए, वो लोग प्यासे नहीं रहने चाहिए। तो उसकी चिंता किस प्रकार से हो, उस दिशा में जिस प्रकार का निर्णय हुआ है, एक एक निर्णय के बारे में अगर आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा सरकार संवेदनशील है, सरकार सबके लिए सोचना चाहती है, काम करना चाहती है और उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री, बीजेपी के मुंबई प्रदेश के महासचिव संजय उपाध्याय। इनसे ढेर सारी बातें हुई, इनकी सरकार के बारे में, जनता के बारे में, कुछ खट्टे मीठे सवाल भी थे। अगली बार ऐसे ही किसी बड़े चेहरे से फिर आपको मिलवाएंगे। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए द आबिर खान शो। जय हिंद।